Hello, good morning, my dear class 7 students. In the last class, we discussed about clients and Iltutmish and some major dynasties and their time period, and also the building time of Qutub Minar and many of others. Okay, let's continue to other. The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandgan and also raised people of humble birth. ठीक है, बंदगान की जो प्रथा थी उसको स्टार्ट किया और खलजी तुगलक ने उसको बाद में बनाए रखा, क्योंकि वो लोग जो स्लेव डायनेस्टी थी कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके बाद आए थे। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, और क्लाइंट मतलब आप किसी पे निर्भर होते हैं, मतलब आप किसी को अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं। तो हु टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, जो मतलब बड़ी बड़ी पोजीशंस हों, मंत्रियों की हों या दरबार में किसी बड़े वजीर के पद पे हों या किसी अदर सेनापति के पद पे हों, उस तरह से। दे वर अपॉइंटेड एज अ जनरल एंड गवर्नर्स, उनको जनरल की तरह अपॉइंट किया जाता था, गवर्नर की तरह अपॉइंट किया जाता था। हाउवर दिस ऑल्सो इंस्टीट्यूट एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन पता है इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब एक होता है ना, कोई चीज़ बार बार हमें डिस्टर्ब करे, और एक चीज़ होती है लगातार बने रहना। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों के होने से पॉलिटिकली जो बैलेंस होता था वो बहुत बार डिस्टर्ब होता था। ठीक है, आगे देखिए। फिर जो है स्लेव और क्लाइंट लॉयल तो होते थे अपने मास्टर के लिए, अपने पैट्रॉन। पैट्रॉन मतलब वो पर्सन जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, बट नॉट टू देयर हेयर्स। हेयर मतलब अपने जो उस पीछे के उत्तराधिकारी हैं उनके प्रति। जैसे मान लीजिए उनके ग्रैंडफादर हैं या तुगलक या खलजीस के टाइम पे कोई बड़े बड़े सुल्तानों के पद पे, उनके प्रति नहीं होते थे। सिर्फ जो उनसे ऊंचे उनके मास्टर और पैट्रन होते थे उनके प्रति, गवर्नर हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं। न्यू सुल्तान जो हैड ओनियर सर्वेंट, उनके खुद के अपने नौकर होते थे। तो रिजल्ट क्या आया? एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो पहले का चल रहा था सिस्टम वो, और ये जो नए सुल्तानों ने अपने नए खुद के नौकर रखने दिए थे ये, तो पुराने और नए के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा बेटा, एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह होने लगा। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज्ड द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। घूम फिर के बाद वहीं आ गई कि जो दिल्ली सुल्तान इस तरह से लो बेस बॉर्न मतलब कि जिन नौकरों को आपने नीचे से रखा है, दरबार में रखा है, उनको आप हाई पोजीशंस पे भेज रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तवारीख मतलब उसी बुक में राइटर के जरिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये चीज़ें उस टाइम थोड़ी सी गलत हुआ करती थी। ओके, आगे देखिए। ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक का ऑफिशियल्स है, यहाँ पे कुछ बताया गया है। उसमें लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंट करता है अजीज़ खुमार ए वाइन डिस्टिलर, मतलब शराब का व्यापारी या उस तरह से है। फिरोज़ हज़म ए बारबर, मन का तबाक ए कुक एंड टू गार्डनर लाढ़ा एंड पीरा। मतलब आपने सोच के देखा स्लेव्स को किस तरह से हाई पोस्ट पे बैठाया था तुगलक ने, जिसमें बारबर हैं, शराब बनाने वाले लोग भी हैं, दो गार्डनर भी हैं और एक कुक भी है। टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जियाउद्दीन बर्नी ए मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। ये जियाउद्दीन बर्नी ना बेटा एक राइटर था, सिंपल सी बात आप ये समझ लें। क्रॉनिकल मतलब जो हर हिस्ट्री को और चीज़ों को टाइम टाइम पे लिखता रहा। रिपोर्ट किया उसने इस अपॉइंटमेंट को एज अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इज केपेबिलिटी रूल। तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिटिकल जजमेंट बहुत बेकार है और आपको रूल करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। ये जियाउद्दीन बर्नी खुद उस सुल्तान के लिए उस टाइम कह रहा है, जब वो इस तरह से हाई अपॉइंटमेंट कर रहा है नॉर्मल लोगों को तब। तो ये चीज़ भी बड़ी हमें दिखाई देती है सामने। आगे देखिए। लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी तुगलक monarch अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर ऑफ टेरिटरी वेरिंग साइज। अब यहाँ टेरिटरी से मतलब बेटा है स्टेट्स। इस स्टेट्स में गवर्नर नियुक्त करना, मतलब सेंट्रल में दिल्ली में तो तुगलक बैठे हैं, खिलजी बैठे हैं, बट जो नीचे के छोटे मोटे जितने भी स्टेट्स हैं तो उनके जो चीफ होते थे उनको गवर्नर या कमांडर बोलते थे।
और उनके साइज़ भी बड़े बड़े होते थे। कोई स्टेट बहुत बड़ा है, कोई स्टेट थोड़ा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग। इन लैंड्स को क्या कहा जाता था उस टाइम? दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। उनको इक्ता कहते थे। जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी जहाँ के गवर्नर और कमांडर नियुक्त होते थे मिलिट्री के, एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार। और उनकी नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको इक्तादार बोलते थे। और मुक्ति, दो नामों से जाना जाता है। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन। अब मुक्तीज की ड्यूटी क्या होती थी? जितने मिलिट्री कैंपेन होते थे, युद्ध वगैरह के प्रोग्राम होते थे, इस तरह की चीज़ होती थी, उनको लीड करना था और मेंटेन करना था लॉ ऑर्डर को इन देयर इक्ता। इक्ता मतलब अपने स्टेट के अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर, ठीक। जैसे आज राज्य बोलते हैं, उस टाइम इक्ता बोलते थे। उनको लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता था मुक्तीस को। इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विस, अब वो मिलिट्री सर्विस भी तो दे रहे हैं। द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था असाइनमेंट के तौर पर उनको दिया जाता था कि जाइए किसानों से लगान वसूलिए, जाइए व्यापारियों से ये वसूलिए, या कोई भी चीज़ इस तरह की है, उनको उसमें से सैलरी दी जाती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दिस रेवेन्यूज, और अपने सोल्जरों को भी इसी रेवेन्यू में से तनख्वाह दिया करते थे। Control over muktis was most effective if their office were not inheritable and if they were assigned iktas for a short period for time before being shifted. होता क्या था, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि मुक्ति जो होते थे वो इफ़ेक्टिव तो बहुत होते थे जब वो अपने ऑफिस में हों, लेकिन कई बार इक्ता के लिए शॉर्ट पीरियड को भी उनको शिफ्ट कर दिया जाता था, ठीक है। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक। अब इस तरह की कंडीशंस में वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा थोपा गया, इम्पोज मतलब थोपा गया उन लोगों पे। किसके शासन पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अकाउंट्स को अपॉइंट किया गया स्टेट्स के लिए कि अमाउंट रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, जो मुक्ति ने कलेक्ट किया उसको देखें, गड़बड़ तो नहीं हो रही है। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. जो केयर है मुक्तीज़ की, जो कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस को, वो स्टेट यहाँ पे बोलते हैं बेटा गवर्नर को, वो सॉरी गवर्नमेंट को या फिर सुल्तान के शासन को बोलते हैं। एंड ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और उसको हमेशा अपने लिए कुछ सोल्जर्स को तैयार रखना पड़ता था। जब भी अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आता था उसको फॉलो करना पड़ता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था बेटा उस टाइम पे। फिर आप देखेंगे कि दिल्ली सुल्तानों ने हिंटरलैंड सिटीज़ के अंदर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड वो इलाके जो किसी वाटर बॉडी के नज़दीक होते हैं और वहाँ से ट्रेड या उन चीज़ों पे कैप्चर करना बड़ा इजी होता है। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, जो सामंत थे, एरिस्टोक्रेट, रिच लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने उनके अंडर उनकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली। उन्होंने मान लिया कि हाँ आप हमारे अंडर हो। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट बोर्ड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रन रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ कि ये असेसमेंट खुद स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया गवर्नमेंट के, और लैंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करना भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इक्तादार, मुक्तिदार ये सब पीछे छोड़ दिए। द राइट ऑफ द लोकल चीफ्टन्स टू लेवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड। जो लोकल मुखिया होते थे और उनको टैक्सेस के लिए जो काम दिया गया था उनको कैंसिल कर दिया गया। दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, और उनसे कहा गया कि अब आप भी टैक्स देंगे। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। जो सुल्तान के अधिकारी थे या वो उसके दरबार में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ज़मीन को नपवाया और उसके बाद उसको खाता में रखा कि किसके पास कितनी ज़मीन है। ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्टार्ट करवाए थे। Some of the old chiefs and landlords served the Sultanate as revenue collector and assessors. अब जो पुराने सरदार थे या जमींदार थे, उन्होंने सल्तनत में भाई रेवेन्यू कलेक्टर जो टैक्स वसूल थे उनकी तरह काम किया। और देवर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस टाइम 3 टाइप के टैक्स होते थे। ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। खराज जो होती थी वो 50% देना पड़ता था। मान लीजिए आपके खेतों में 10 क्विंटल आपको खेती गेहूँ हुआ, तो
50 कुंटल आपको सुल्तान के उसमें देना होगा। ऑन कैटल, और जो आप कैटल रखते हैं, गाय भैंस बकरी है, उस पर भी देना है। एंड ऑन हाउसेस, और जहाँ आप रह रहे हैं उस पर भी देना है। ये 3 तरह के टैक्स हुआ करते थे। इट इज़ important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultan। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इंडिया से बाहर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में थी, लेकिन वो बाहर थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर इलेक्शन साउथर्न इंडिया। अब ये भी मुश्किल होता था कि दिल्ली से बैठे बैठे दूर बंगाल तक आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, और उसके बाद साउदर्न इंडिया की तरफ भी आप जो है कब्जा कर लें जाके। एक साथ इतने काम दूर दूर तक नहीं हो सकते। द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, और फिर धीरे धीरे पूरा रीजन एक इंडिपेंडेंट रीजन हो गया। इवन इन द गैंगटेक प्लेन, मतलब जो गंगा के मैदान है, प्लेन एरिया है, देयर वर फॉरेस्टेड एरिया, जंगलों के एरिया थे, दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, उनसे होके वो नहीं गुजर सकते थे। लोकल चीफ एस्टेब्लिश ने अपना रूल स्थापित कर लिया इन सारे रीजन्स पे, और समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। और इन इलाकों पे कब्जा हुआ बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ही मतलब थोड़ा सा अपना कंट्रोल उस पर कर सके, वो भी थोड़े से टाइम के लिए। इसमें दिया है कि जो चीफ होते थे और उनके किलेबंदी वाली जो जगह होती थी वहाँ पे इब्न बतूता, ये 14th सेंचुरी का ट्रेवलर था बेटा, मोरक्को से आया था अफ्रीका से इंडिया में। उसने यहाँ पे जो किलेबंदी है या बड़े बड़े चीफन हैं, ये इस तरह के लोग हैं, और जो मुखिया थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया है कि वो यहाँ किस तरह की लाइफ जी रहे थे और क्या करते थे। The Mongols under Genghis Khan invaded Turks Oxenia and northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। अब बात ये थी कि गेंगीज खान को ही बेटा चंगेज़ खान बोलते हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। गेंगीज खान चंगेज़ खान एक ही बात है। वो मंगोल था और बहुत ही जांबाज था, बहुत बड़ा वॉरियर था। उसने ट्रांस ऑक्सेनिया का नॉर्थ ईस्ट ईरान में एक जगह है वहाँ कब्जा किया 1219 में और दिल्ली की तरफ बढ़ पड़ा। उसके बाद तो मंगोलों ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने टॉप पे जा रहा था उस टाइम पे। पद्मावत मूवी में भी आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जाता है मंगोलों से लड़ने के लिए और उनको हरा के वापस आता है। एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, उस टाइम पे भी, दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज द लास्ट स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक दोनों ने ही बहुत बड़े पैमाने पे आर्मी खड़ी रखी दिल्ली में ताकि वो इस मंगोल आक्रमण को और इन चीज़ों को हमेशा से बचा सकें। यहाँ पे कंपैरिजन दिया है अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक का कि उन्होंने क्या क्या किया, जरा आप देखें तो दोनों में कंपैरिजन। दिल्ली अटैक हुई 2 बार, 1299 और 1300 में, और 1302 से 1303 तक। तो डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी ने बचाने के लिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है उसकी रक्षा के लिए सामने खड़ी कर दी। मोहम्मद तुगलक, द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे अटैक्ड हुआ। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी हराई गई। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, मोहम्मद तुगलक को अपनी आर्मी बहुत भरोसा था। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रक्स ऑक्सेनिया, और उसके पास इतने रिसोर्स थे कि उसने प्लान कर लिया कि ट्रांस ऑक्सेनिया जो कि ईरान में जगह थी उस पर कब्जा करने की। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इसलिए उसने बहुत बड़ी एक आर्मी भी बना ली थी। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्ट अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स, मतलब एक नई जो किलेबंदी वाला शहर होता है जहाँ सोल्जर्स रखे जाते हैं, सीरी नाम की एक जगह बनाई अलाउद्दीन ने, और वो आज भी दिल्ली में है। अब इसने न्यू गैरिसन टाउन तो नहीं बनाया, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, जो पुराने 4 शहर थे उसको खाली करवाया उस रेसिडेंट्स को और सोल्जर्स को वहाँ पे तैनात कर दिया। सुन रहे हैं आप?
द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वॉज सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको जो नई कैपिटल बनाई थी दौलताबाद साउथ में, जिसको पहले देवगिरी बोलते थे दौलताबाद को, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड टैक्स। अब खाने पीने की सुविधा के लिए जो कलेक्ट टैक्स किया जाता था लैंड के, जो गंगा यमुना के बीच खेत थे वहाँ पे जो टैक्स फिक्स था 50%, किसान जो जोतेगा उसके लिए यूज़ किया गया सोल्जर्स को खिलाने के लिए। अब प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। अब उस पूरे एरिया में जो भी कलेक्शन होता था टैक्स के जरिए उसी से आर्मी को खिलाया पिलाया जाता था। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स सुल्तान लेवाइड एडिशनल टैक्स। अब बात ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी आर्मी लगा ली थी तो इसलिए सुल्तान ने ज़्यादा टैक्स लगा दिए। दिस कोइंसिडेंट विद फेमाइन इन दिस एरिया। अब ये इन चीज़ों के बाद आप देखते हैं कि वहाँ सूखा भी पड़ गया, ये हालात तब भी वहाँ बने रहे। द सोल्जर्स हैड टू पेड, सोल्जर्स को तनख्वाह दी जाती थी। अलाउद्दीन ने चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ता, इक्ता के बदले कैश में सैलरी देना अच्छा समझा। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सोल्जर्स को पेड कैश करना था सोल्जर्स, बट कई बार कंट्रोल प्राइस करने के चक्कर में वो टोकन करेंसी दिया करता था, जैसे आज पेपर करेंसी होती है। जैसे कई सारी चीज़ें गोल्ड की तरह से ना हो, वो उस टाइम पे उसने यूज़ नहीं की। 14th सेंचुरी में इन सिक्कों पे लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एंड पेड ऑल टैक्सेस टू द स्टेट विद टोकन करेंसी। सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लिए और जब टैक्स देने की बारी आती थी लोगों की तो लोगों ने वही सिक्के देना शुरू कर दिया। अब ये चीप करेंसी जल्दी ही मतलब क्या कहते हैं सामने नहीं आ पाई और उससे उस टाइम उसको वहाँ पे घाटा हुआ। सोल्जर्स को अपनी सप्लाई को ख़रीदना होता था व्यापारियों से दिल्ली में, और उनको डर रहता था कि व्यापारी कहीं अपने प्राइस ना बढ़ा दें। तो इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने ना प्राइस ऑफ गुड्स को दिल्ली में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब ये चीज़ इतनी ही रहेगी। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स, कीमतों को अच्छे से अफसरों ने समझा और व्यापारियों ने जिन्होंने इनको सेल नहीं करना था उस कीमत पे उनको पनिश किया जाने लगा। यानी कि इस तरह से बिक्री की, अनाज बेचने की सुविधा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पे स्टार्ट की। Alauddin administrative measures were quite successful and chronicles praise the reign of its cheap prices and efficient supply of goods in the market. अलाउद्दीन ने जो फैसले लिए उसके अकॉर्डिंग बहुत सक्सेसफुल रहे, और जो उस टाइम पे लिखने वाले जो लेखक थे उन्होंने तारीफ भी की कि कैसे उसने दाम सस्ते रखे और एफिशिएंट सप्लाई रखी गुड्स की मार्केट में, और उसने मंगोल के आक्रमण को भी बचाया और खड़ा रहा। मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फेलियर रहे। उसका जो कैंपेन था कश्मीर में वो बहुत बड़ा डिजास्टर था उसके लिए। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसऑक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। उसके बाद उसने ट्रांसऑक्सियाना का कब्जा करने वाला इरादा छोड़ दिया और अपनी आर्मी को उसने डिसबैंड कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, और उसके इस तरह के फैसलों से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़े। शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वर रिसेंटेड, इससे बहुत प्रॉब्लम हुई कि नई राजधानी बनाओ, वहाँ लोगों को शिफ्ट कर दो। और द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद रिसेंटेड, द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन। अब बात ये थी कि आप टैक्स इतने बढ़ा दे रहे हैं, ऊपर से सूखा भी पड़ रहा है, तो गंगा यमुना बेल्ट में जो वहाँ के शहरों में गाँव में लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और जो टोकन करेंसी थी उसको भी फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो ये कई सारे फैसले रहे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम पे बहुत सक्सेसफुल रहा है, बट इसका बहुत क्रिटिसाइज हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक का। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory, unlike Alauddin defensive measures. इतनी सारे फेलियर्स में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिस्ट्री में पहली बार दिल्ली सल्तनत में एक प्लान्ड कैंपेन किया मंगोल्स को हराने के लिए और मंगोल की टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए, मंगोलों की जो स्टेट्स पे उस पर कब्जा करने के लिए पहली बार। अलाउद्दीन ने सिर्फ और सिर्फ बचने के तरीकों को और डिफेंसिव तरीकों को अपनाया था। मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल, और मोहम्मद तुगलक के जो फैसले थे
उनको मिलिट्री के पार्ट में ऑफेंसिव कहा गया, बचाव के तरीकों को, कि वो हम हमेशा मंगोलों से बच के रहेंगे। और डिफेंसिव मतलब युद्ध करके देखना, वो खिलजी के टाइम पे हुआ था। और इसमें सिर्फ अब लास्ट में ये दिया है कि सल्तनत 15th और 16th सेंचुरी में कैसा था। अब वही टेबल अगर आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे तुगलक हैं, सैयद लोदी डायनेस्टी रूल कर रहे थे दिल्ली आगरा में अंटिल 1526 तक, जो टेबल हमने चैप्टर की शुरुआत में देखी थी। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये पूरे साउथ इंडिया तक बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर बेटा होने लगे, जिन्होंने अपना प्रॉस्पेरस कैपिटल्स बना लिए, अपने स्टेट्स बना लिए। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान एंड राजपूत। और ये वही पीरियड है जब नए नए रूलर सामने आ रहे थे। अफगान थे उसमें और राजपूत भी थे राजस्थान में। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. अब इसमें बहुत सारे states बेटा पावरफुल भी थे और बहुत वेल तरीके से उनको वहाँ पर राज्य चलता था। शेर शाह सूरी की बात होती है, उसने अपना कैरियर शुरू किया था एक मैनेजर स्मॉल टेरिटरी का अपने अंकल के साथ बिहार में, और उसने धीरे धीरे फिर चैलेंज कर दिया और मुग़ल बादशाह हुमायूं को हरा भी दिया, 2 बार हराया। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश इट्स ओन डायनेस्टी, और शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और अपनी खुद की डायनेस्टी जो सूरी डायनेस्टी है उसको वहाँ पे कैप्चर कर लिया। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड ओवर 15 ईयर्स, 15 साल राज किया। इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। अब सूर डायनेस्टी ने क्या किया कि जो मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाए थे उन्हीं को बोरो किया और उसको और भी मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय ग्रेट एम्पर अकबर, और शेर शाह के ही एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को अपनाया अकबर ने और उसको फॉलो किया। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर को अपने हाथों में लिया। ये चैप्टर बेटा आपका यहाँ फिनिश हो रहा है, और ये बात हो रही है एक अदर जगह की, जिसमें द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स, 3 ऑर्डर्स की बात हो रही है। तो ये चीज़ फ्रांस में उस टाइम हो रही थी, कई सारी चीज़ें थी। हाँ, ये हमारे कोर्स रिलेटेड नहीं है, बट हिस्ट्री में ये पैराग्राफ जब दिए जाते हैं तो उसका मीन सिर्फ और सिर्फ आपकी इस चीज़ से होता है कि दुनिया के अदर हिस्सों में क्या चीज़ हो रही थी। ओके, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स, और वो आपको सबमिट करने होंगे 6 PM तक। मैंने मैप बुक के लिए बोला था, बट काइंडली आप होमवर्क सबमिट करने के साथ साथ ये भी बताएं कितने सारे बच्चों ने मैप बुक ले ली है। ठीक, होमवर्क जब सबमिट करें 6 PM तक तो आप ये भी बताएं साथ साथ लेके कितने बच्चों ने मैप बुक ले ली है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे एब्सेंट थे बेटा, एब्सेंट बच्चे PD1 में, PD1 जो आपके टेस्ट हुए उसमें एब्सेंट थे बेटा, उनका कल टेस्ट होगा SST का। आपका ग्रुप बन गया है, आपका उसमें टेस्ट होगा, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, आपको मैसेज आ जाएगा और आपको अपना टेस्ट देना होगा। सो मुझे ये सारी जानकारी आपको देनी थी, और आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। होमवर्क, मैप और PD1 का टेस्ट जो एब्सेंट थे उनको देना है, ये सारी चीज़ें, और मैप बुक का आपको ज़रूर बताना है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।